Assalamualaikum and a very good morning to Neo पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज, आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। और आज सुबह बड़ा ही एक प्यारा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं अपने घर के बाहर मौजूद हमारे जो घर के बाहर जो गार्ड हैं उनसे आज सुबह मुलाकात हुई। ज़रा कुछ सिक्योरिटी और उस हवाले से हम लोग अपनी सोसाइटी के हवाले से मैं उनसे बात करना चाह रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा बात करके। ही वॉज सच अ जेंटलमैन। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम में से बहुत सारे लोग रात को अच्छी नींद नहीं सोते हैं, या हमारा अच्छा दिन नहीं गुजरा होता, या हमारी अच्छी रात नहीं गुजरी होती। दिन भर की बॉस की डांट डपट, अम्मा अब्बा के साथ कोई उलझने, कोई घर के मसाइल, कोई बच्चों की परेशानी, कोई फाइनेंशियल इशू, कोई ना कोई परेशानी हम अपने बेड पर लेकर जा रहे होते हैं और हम नहीं सो पाते। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो जूनियर्स होते हैं, उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? खुद से पूछ के बताएं। क्योंकि हम अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते दफ्तर में। भाई कभी किसी जूनियर ने भी बॉस को कुछ आंखें दिखाई हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे पियन, हमारा गार्ड या हमारा कोई जूनियर जो भी दफ्तर में होगा, हम उसको डांट डपट देते हैं बड़ी आसानी से, और वो सारी एंजाइटी, वो सारा गुस्सा हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैं जिस गार्ड की बात कर रही हूँ, मुझे बड़ा क्यों अच्छा लगा उनसे मिलके कि सुबह सुबह जब मैंने उससे मुलाकात की, एक तो ही वॉज वेरी जेंटलमैन और इतने खुशगवार मूड में मेरी उस शख्स से बात हुई और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ज़रा सड़ी हुई ही उठी थी सुबह। लेकिन जब मैंने बात की और वो जो एक पॉजिटिव वाइब थी जो हम लोगों से एक्चुअली ले रहे होते हैं, देन आई रियलाइज्ड कि हमारा दिन चाहे जितना भी बुरा गुजरा हो, चाहे हमारी रात जितनी भी बुरी गुजरी हो, अगर हम सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट रखे, खुशगवार मूड में लोगों को ग्रीट करेंगे, तो शायद किसी का मिजाज उससे अच्छा हो सकता है, शायद किसी का दिन उससे अच्छा हो सकता है। तो हम सबको मेरे ख्याल से ये कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो कोशिश जनाब मैं आज से लाजमी करूँगी कि सुबह सुबह खुद भी खुश रहूँ और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको भी खुश रख सकूँ। एक और डिसीजन मैंने लिया इसके साथ साथ, और वो डिसीजन क्या है वो मैं आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले अपने स्टूडियो बॉय को बुलाऊँगी और मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं क्या फ़ैसला मैं कर चुकी हूँ। वहाँ ज़रा आप इधर आएँ। और ये जो सुबह सुबह आप मुझे चाय देते हैं, ये अब आप मुझे चाय सुबह सुबह नहीं ला कर देंगे, ठीक है? और इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कल ही शाम को एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा। अच्छा, उससे पहले मेरी जो रूटीन थी या मेरी जो आदत थी, अब ये बुरी आदत भी रही। अक्सर डॉक्टर्स आते थे और वो मुझे कहते थे कि नबीहा तुम क्यों एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह चाय लेती हो, लेकिन वो कहते हैं ना, आदत से मजबूर, बुरी आदत कुछ होती हैं नहीं छूटती। लेकिन जब आपको लाइफ में रियलाइज हो, आपको उसी वक्त उनको क्विट कर देना चाहिए। तो एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जिसके कुछ पॉइंटर्स थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। आपको पता है कि चाय हमारा, ना सिर्फ हमारा बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बहुत सारे लोगों का कौमी मशरूब समझा जाता है, बहुत ही पसंदीदा ड्रिंक है। चाय को बहुत पसंद किया जाता है और बहुत जहनी सुकून के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है कि भाई चाय पियेंगे तो अब हमें खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अब जो हमारी सर दर्द है वो भी चली जाएगी, सारी बीमारियां चली जाएंगी। तो ये जो चाय पे चाय पीना होता है, ये एक्चुअली आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि इससे हमें एंजाइटी जनरेट होती है, हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि जो जहनी बेसकूनी या जो जहनी बेचैनी है वो रहती है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए, मैं भी ये बहुत जुमला बार बार बोलती रही हूँ कि भाई सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द कर रहा है, अब चाय ले आओ। तो ये बेचैनी है, आप बेसिकली आपको एंजाइटी हो रही है, आप बेचैन हैं, आपको सुकून नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है, आपको ये महसूस होने लग पड़ा, आपने अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया कि मैं बेचैन हूं, मेरे सर में दर्द है, सो आई नीड अ कप ऑफ टी, व्हिच इज रॉन्ग। चूंकि हमें चाय पीने की इतनी आदत होती है कि हमारा बॉडी ब्रेन हमें मैसेज देता है कि अब अगर तुमने चाय का कप नहीं लिया तो तुम्हारे सर में दर्द होगी। सो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चाय पीना, जहाँ पर हमने चाय के फ़ायदे भी सुने हुए हैं, वहाँ पर इसके जो नुकसानात हैं आज उस पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा, 1 कप इज़ फाइन,
जो मैंने अपनी सुबह की चाय भेजी है, जो हम नाश्ते के साथ भी चाय फौरन ले लेते हैं। आपको पता है कि जो आपके नाश्ते के जितने भी मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाय उसको जाके किल कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। डाइजेशन में कितना मसला होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये ज़हनी बेचैनी, बेसकूनी में इजाफा करती है। सर दर्द के मसाइल हमें लगता है कि हमें महसूस हो रहे हैं। अच्छा, फिर बिला वजह हमें चाय की क्रेविंग होती है। जैसे कि लोगों को, जैसे कोई नशा है तो क्रेविंग होना किसी भी चीज़ का इज़ नॉट अ गुड हैबिट। अच्छा, मैंने अपने साथ ये एक वो असूल रखा हुआ है कि जिस भी चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा हो उसको छोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, आपको पता है जो ब्लैक कलर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बड़े पसंद किए जाते हैं हमारे देसी खानों के साथ, आपको भी उनकी क्रेविंग होती है। तो जब मुझे उनकी क्रेविंग होना शुरू होगी, जब मेरा दिल किया कि मैंने चाहिए, मुझे नहीं लेनी। इसी तरह चाय की भी जब क्रेविंग हो, आप उसको 3 कप से 2 कप पे लेके आए, 2 कप से आप उसको 1 कप पे लेके आए। अच्छा जी, एक और बड़ा मसला मेरे साथ, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग इसे मे भी डिसएग्री करें, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा हुआ है। भाई, नींद के मसाइल जो हैं वो चाय पीने से हमेशा होते हैं। आपकी जो पुअर स्लीप है, आप वो देखेंगे कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक तो आप आफ्टर 5 o'clock शाम के बाद आप चाय ना पिए, अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आप रेस्टलेस होंगे, आपकी नींद उसमें डिस्टर्ब होगी, नींद खराब होगी। एक और मसला जो कि ज़्यादा चाय पीने वालों के साथ आता है, हमने हमेशा सुना है कि चाय जो है वो हाजमे के लिए बड़ी अच्छी है, जबकि ये इसके ऑपोजिट है। ये आपको डिहाइड्रेट करेगी, डिहाइड्रेशन की जानिब लेके जाएगी। अगर आप 1 कप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 गिलास पानी भी चाहिए। तो आप सोचेंगे अगर आप 3 कप चाय पी रहे हैं तो आपको 6 गिलास पानी पीना है, और यूजली जो है मेरे ख्याल से हमें से कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो ज़्यादा चाय पीना और ख़ासकर एम्प्टी स्टमक चाय पीना आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की जानिब भी लेकर जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ खून की शरियानों के मसाइल भी होते हैं, क्योंकि चाय में आपको पता है कि जो कैफीन की मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स नॉट गुड फॉर द पीपल जो कि वैसे ही बड़ी एज के हैं। पेल्पिटेशन समटाइम हो सकती है, और हार्ट बर्न के इशू जो हैं वो स्पेशली होते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं इसमें आपको बताऊंगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो चाय है वो आपके खाने में जो आप आयरन इनटेक लेते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम करता है। अब आप सोच लें कि ज़्यादा चाय के कितने नुकसान हैं। अब आपने सोचना है कि आपको 1 कप चाहिए या भाई 3 कप चाहिए। मैंने तो अपना 1 कप मॉर्निंग का स्किप कर दिया है। अच्छा जी, ये तो भाई चाय के कुछ नुकसान थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम ज़रा एक मसले के जाने बढ़ते हैं। जो न्यूज़ स्टोरी है आज की, टॉप न्यूज़ स्टोरी आपने भी देखी होगी न्यूज़ हेडलाइन में, और कराची के साहिल पर जो है, क्लिफ्टन के साहिल पर जो जहाज़ फंसा हुआ है उस मसले पर भी हम बात करेंगे कि उसमें अब क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं कराची का रुख करूं, मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगी कहाँ? सोचें कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं आपको लेके जा रही हूँ इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मौसम है इतना खूबसूरत है, इतना दिलकश है, इतना अमेजिंग है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं ये वाला सेगमेंट करके मैं सीधा ड्राइव करूं और मोटरवे से इस्लामाबाद पहुंच जाए। लेकिन भाई हमारे जाने तक जो है वो मौसम शायद तब्दील हो जाए। कल रात से भाई बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जहां पर बारिश रहमत बनकर आती है वहीं पर कुछ लोगों के लिए बारिश जहमत बनकर भी आती है। तो जहां पर हम बातें करते हैं ना कि हम पकौड़े खा ले, हम मौसम इंजॉय कर ले, वहां पर हमें उन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जिनके लिए बारिश जहमत बनकर आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी कि कितने लोगों के लिए ये जहमत बनकर आई है। लोगों के घरों में भी कुछ में मेरे ख्याल से पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, और ये जो मंजर है आप वो देख सकते हैं कि बड़ा ही खौफनाक लग रहा है। लोगों की गाड़ियां भी पानी में देखें आपके डूब रही हैं, तैर रही हैं। तो हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर अवैस हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, मुझे बताइएगा, बारिश ने काफी तबाही मचा दी इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम नदिया, आप इस्लामाबाद तो जरूर आए। मौसम तो यकीनन यहाँ का अच्छा हो चुका है, लेकिन साथ साथ जैसे आपने बताया इस वक्त जहमत बन चुकी है। ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन जो मनाजिर देख रहे हैं, ये कोई लाहौर या कराची के नहीं जहाँ पर हमेशा नदी नाले उबल पड़ते हैं, ये बल्कि इस्लामाबाद के सेक्टर E11 और D12 हैं, जो कि मुसलसल जो मूसलाधार बारिश है और गुज़श्ता रात से जो शुरू हुई थी उससे नदी नाले जो हैं उबल पड़े हैं। ना सिर्फ नदी नाले उबले हैं बल्कि मुतादिद गाड़ियां पानी में इस वक्त बह चुकी हैं।
और जो पानी है वो इस वक्त घरों में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा इंतजामिया पहले सोती रही, अब जब मीडिया पर ये चीजें रिपोर्ट होना शुरू हुई तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और सीढ़ी का अमला जो इस वक्त सड़कों पर, ये जो हम इस वक्त फुटेज देख रहे हैं, जो मनाजिर हमें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि लोगों की जो गाड़ियां हैं वो पानी में बह रही हैं, पानी भी घरों के अंदर यकीनी तौर पर यहाँ पे दाखिल हो चुका है। ये कौन सा इलाका जो है वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद का बताया जा रहा है? नबिया, ये इस्लामाबाद का एरिया है। E11 और D12 दो सेक्टर हैं जहाँ पर हमेशा की तरह जब भी बारिश, मूसलाधार बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है क्योंकि निकासी आब का कोई यहाँ पर बेहतरीन सिस्टम नहीं है। क्योंकि इंतजामिया जो है, खासकर सीडीए को अगर बात की जाए, सीडीए ने हमेशा से दावे तो करती है, लेकिन जब भी ऐसी बारिशें होती हैं, मूसलाधार बारिशें, तो सीडीए के पोल खुल जाते हैं और पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन तक मुसलसल वहाँ पर इस कदर ताफुन रहता है कि वहाँ पर खड़ा होना, लोगों का रहना मुहाल हो जाता है। कई बार इंतजामिया को शिकायत भी की गई, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगी और इसी तरह पिंडी ज्यादा मुतासिर हुआ है और खासकर रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए हैं इस बारिश के बायस, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अगर नाला लेई की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो नाला लेई के गिरदोनवा में जो है इस वक्त वहाँ पर भी तोगयानी है और वहाँ पर भी सादकाबाद और दीगर जो इलाके हैं, पानी जो है गली मोहल्लों में इस वक्त जमा हो चुका है, लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। इंतजामिया, पिंडी की इंतजामिया भी। अच्छा, अवैस इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा, वासा की टीम्स भी सिर्फ 4 बजे से कोशिश में लगी हुई है। नकासी आपके लिए इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस दरकार है, कब लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये जो भी हालात हैं ये तो काफी बदतर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वासा की टीमें तो हरकत में आई हैं और क्योंकि मुसलसल बारिश के बाद उनको आब निकासी में मुश्किल पैदा हो रही है। जैसे ही पानी को निकाल लिया जाता है, क्योंकि बारिश मूसलाधार बारिश है, दोबारा से पानी जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रॉपर इंतजाम ना होने ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद उवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि बारिश ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई है, और हम तो यही सोच रहे होते हैं ना कि बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम होगा, हम एंजॉय करेंगे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो बारिश जब भी आए वो अल्लाह ताला की रहमत बनकर आए, यही दुआ है, किसी के लिए तकलीफ बनकर वो ना आए। ब्रेक पे जनाब हम जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के साहिल समंदर आपको ले चलेंगे, जहां पर बहरी जहाज जो है उसको निकालने का मामला एक मुअम्मा बन चुका है। स्टे विद अस। वेलकम बैक प्रोग्राम में खुशामदीद। और सीधा आपको लिए चलेंगे इस वक्त कराची के साहिल यानी कि क्लिफ्टन पर, जहां पर साहिल समंदर पर एक जो बहरी जहाज है वो स्टक हुआ है और तकरीबन 1.5 मीटर तक ये धंसा हुआ भी दिखाई दे रहा है ज़ेर ज़मीन। और अभी तक ताहाल कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। इसके मुतालिक बहुत सारे खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर इसका ऑयल लीक भी हो जाता है तो उससे भी क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस हवाले से भी अब एक डिबेट शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि जो हम लोग हैं वो कोई भी परेशानी का मौका हो या खुशी का मौका, हम आगे आगे होते हैं। तो कराची वाले भी जो है वो तफरी के लिए जनाब फौरन से पहले ये बहरी जहाज के पास पहुंच गए, बहुत सारी सेल्फियां बनाई, बहुत सारी तस्वीर ली गई और एंजॉयमेंट की गई जनाब। हम लेकिन बात करेंगे हमारे जो न्यूज रिपोर्टर हैं, हमारे न्यूज़ के जो नुमाइंदा हैं खुर्शीद रहमानी, वो इस वक्त साहिल समुंदर मौजूद हैं। बहरी जहाज ये आप देख सकते हैं जो कि स्टक है इस वक्त यहाँ पर। हम उनसे जानते हैं कि अब तक क्या ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है या फिर नहीं। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली इस वक्त? जी नबिया, मैं इस वक्त साहिल के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ और आज मौसम जो है वो बहुत बेनज़ीर हो रहा है और बादल जो है वो बरसने को तैयार हैं। हम साहिल पर मौजूद हैं। जो मेरे अकब में ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं हैंग 77 जो इस वक्त जो है वो साहिल पर फंसा हुआ है, इस पर जो है वो आज सुबह 7:15 पर इसका जो तेल के रसाव का जो काम है, तो तेल निकालने का जो काम है वो जो है वो शुरू किया गया है। आपसे कुछ देर कबल जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बहरी उमूर के महमूद मौलवी, वो आए थे और उन्होंने मीडिया को बताया कि भाई आज जो है वो इस जो जहाज़ के अंदर जो है वो 118 टन जो है वो तेल मौजूद है। आज जो 118 टन तेल मौजूद है इसको निकालने का काम जो है वो 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहाँ पर ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं और उसके अलावा किसी भी हादसे से बचने के लिए या किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर
पर जो है वो नेवी के एहलकार मौजूद हैं, उसके अलावा एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, जो इस वक्त जो है वो जहाज से तेल निकालने का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा खुर्शीद, क्या बताया जा रहा है, जो आपने कहा कि 118 टन का तेल इस वक्त बहरी जहाज में मौजूद है, इसको एम्प्टी करने के लिए, निकालने के लिए तकरीबन कितना वक्त दरकार होगा? जैसे कि आपने बोला कि बारिश का भी माहौल बन रहा है, मौसम बन रहा है, तो अगर बारिश हो जाती है तो तेल निकालने के काम में मजीद दुश्वारी भी आएगी? अगर बारिश हो गई तो भी काम जो है वो रेस्क्यू का ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो जारी रहेगा। यहाँ पर तमाम तर हिफाजती इक़दाम जो है वो किए जा चुके हैं पाकिस्तान नेवी की जानिब से, उसके अलावा जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है उसकी जानिब से, इसके अलावा जो और बहरी उमूर का जो अमला है वो यहाँ पर मुस्तकिल मौजूद है। यहाँ पर रेस्क्यू के तमाम इंतजाम मुकम्मल है। अगर बारिश हो गई तो मौसम सुहाना हो जाएगा, लेकिन रेस्क्यू का काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। 48 घंटे लगेंगे। महमूद मौलवी का ये कहना है कि 48 घंटे लगेंगे तमाम जो जहाज़ के अंदर जो तेल मौजूद है उसको निकालने के लिए। 118 टन तेल मौजूद है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि 100 जो टन है वो निकाल लिया जाएगा, बल्कि 18 टन जो है वो इसमें रहने दिया जाएगा, और जहाज़ को रेस्क्यू जो किया जाएगा वो 15 अगस्त तक जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा। इस हवाले से जो मज़ीद जो हमारे पास जो अपडेट्स आई हैं वो हम न्यू न्यूज़ के नाज़रीन को, जो आपका मॉर्निंग शो है उसमें हम यहाँ न्यू न्यूज़ के नाज़रीन को ये बात बताएं कि जहाज़ को जो टग करने के लिए जो दुबई से टग मंगवाया था वो इसके लिए सूदबंद साबित नहीं हुआ। अब जो है मज़ीद जो टग्स की जो है वो डिमांड की गई है, जो टग्स आएंगे वो इस जहाज़ को जो है वो रेस्क्यू करेंगे। अच्छा खुर्शीद, बताइएगा कि जो कराची पोर्ट के तर्जुमान है, जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है, और जो जहाज के कैप्टन है जिनका नाम कैप्टन उमर बताया जा रहा है, उन दोनों की स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कैप्टन उमर कहते हैं कि पहले से इंडिकेट कर दिया गया था कि जहाज में मसला है, उसको यहाँ पे इधर का रुख किया जा रहा है, जबकि जो पोर्ट के तर्जुमान है वो कहते हैं कि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक क्यों आ रहा है, गुत्थी सुलझ क्यों नहीं पा रही है? हाँ, दोनों मुतजाद बातें हैं। हमारे जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि जिस वक्त ये जहाज़ का इशू हुआ उस वक्त 2 जहाज़ों की और भी लंगर जो है वो टूटे थे। उन्होंने बर वक्त इत्तला दी तो उनको रेस्क्यू किया गया। इस जहाज़ के जो कैप्टन हैं उन्होंने बर वक्त इत्तला नहीं दी, जो इसमें ताख़ीर की वजह से जो है वो इसको जो है ये साहिल पर आकर जो है वो धंस गया। 8 से जो 12 नॉटिकल माइल थे उसकी रफ्तार से इस जहाज़ को चलना था, जो कि ये 2.5 नॉटिकल माइल की स्पीड से चल रहा था। और इसकी जहाज़ के 2 इंजन थे, एक इंजन तो बिल्कुल बैठ गया, बल्कि दूसरा जो इंजन है वो भी कोई पावरफुल नहीं है। दोनों मुतजाद बातें हैं, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। जो बहरी उमूर के जो माहिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इस इंक्वायरी कमेटी बनेगी, उस पर ये रिपोर्ट मुरतब होगी। आया ये दोनों बातों में कितना तजाद है और दोनों बातों में कौन से हकाइक ठीक हैं और कौन से हकाइक बहरहाल इंक्वायरी होगी और ये गुत्थी यकीनी तौर पे सुलझ जाएगी। मुझे कराची वालों का हाल जरा सुनाइएगा कि उन्होंने तफरी का मकाम बना लिया इसे और खूब सेल्फियां वगैरह भी खींची। अब बहरहाल पाबंदी लग चुकी है, लेकिन क्या मंजर था इससे पहले? जी नबिया, जब ये जहाज़ यहाँ पर साहिल पर जैसे ही पहुँचा तो कराची के जो शहरी थे वो जौग दर जौग साहिल पर आए और उन्होंने सेल्फियाँ ली, इंजॉय किया। चूँकि मौसम भी बहुत सुहाना था, मौसम बहुत बेनज़ीर था और अब भी मौसम बहुत जो है वो खुशगवार है। तो इस मौसम का मज़ा लेने के लिए कराची के शहरी जो है वो हमेशा इस मौसम का मज़ा लेने के लिए जो है साहिल पर आते हैं और इस मौसम को इंजॉय करते हैं, नहाते हैं, बल्कि सेल्फियाँ भी लेते हैं। और जैसे ये जहाज़ जो है वो यहाँ पर साहिल पर आया तो लोगों को जो है वो मौका मिल गया और उन्होंने मौके की मुनासबत को जो है वो गनीमत जानते हुए यहाँ पर पहुँचे। एक बड़ी तादाद थी कराची के शहरियों की, बल्कि अंदरून सिंध से और दीगर जो शहरों से भी जो कराची के अंदर जो लोग आए और उन्होंने इस जहाज़ को यहाँ पर पाकर जो है वो खासा खुशगवार मूड उनका हुआ और उन्होंने सेल्फियाँ ली और ख़ासा इंजॉय किया था। अब चूँकि इसमें यहाँ पर पाबंदी लगा दी है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी हादसा पेश आ सकता है और हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र यहाँ पर शहरियों को आने की पाबंदी जो है वो उस पर आयद की गई है। और यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, उसके अलावा रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, बाकी तमाम हिफाजती इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची का जो साहिल है वहाँ पर जो बहरी जहाज़ के स्टक होने का जो मुअम्मा है, आई होप सो कि वो जल्द अज जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए। इसके साथ ही जनाब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोटापा
हम हमेशा सुनते हैं कि ये एक बीमारी है, ये एक जिस्मानी बीमारी तो है ही, लेकिन ये जिस्मानी बीमारी के साथ साथ किन किन जहनी बीमारियों को जन्म देती है, पैदा करती है, और जो मोटा शख्स होता है वो किस जहनी दबाव का हमेशा शिकार रहता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मुदस्सिर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। आई एम श्योर ये हम तमाम लोगों का मसला है, मोटापा। जी हाँ, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे इन डिटेल। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ब्रेक से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इस सेगमेंट में क्या करने वाले हैं, बट वो लोग जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि मोटापा एक बीमारी है, नो डाउट। इट्स अ फिजिकल, ये एक डिजीज है, एक बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, लेकिन हम इसको हमेशा जिस्मानी बीमारी के साथ रिलेट करते हैं कि अगर आपको मोटापा होगा तो आपको फ्ला मसला हो जाएगा, जिस समय आपकी ये हो जाएगा, आपको दीगर बीमारियां लग जाएंगी आप। लेकिन इसके साथ साथ हमने हमेशा देखा है कि जो अफराद जिनका वेट गेन होता है वो हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस में दिखाई देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमें हमेशा कम दिखाई देता है, वो गैदरिंग पे, शादी पे जाने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, ड्रेसेस के मामले में भी बड़े चूजी होते हैं, लोगों के सामने खाते हुए भी उनको होता है कि शायद कोई हमें जज करे, फिर आसपास के लोग भी बहुत टीज करते हैं। तो क्या ये आपको एक मेंटल स्ट्रेस की तरफ धकेल रहा होता है, या कोई जहनी बीमारी भी इससे बढ़ रही होती है, या हम एंटी सोशल हो रहे होते हैं? इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात एंड फिटनेस एक्सपर्ट मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर, मोटापा वाकई ही क्या एक नफ्सियाती दबाव की तरफ हमें धकेल रहा होता है? जी बिल्कुल। जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि जिस्मानी बीमारियाँ या बीमारियों की एक माँ है, इसी तरीके से जो जहनी बीमारियाँ हैं वो बहुत सारे ऐसे सोशल एस्पेक्ट होते हैं। आपने देखा जो जितने लोग हैं जो ओबीस हैं, जो ब्रॉड है, मैं उनके लिए मोटा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा। इस वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। लेट्स सपोज एक लड़की है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो कहीं शॉपिंग पे जाती है। अब शॉपिंग पे जो लड़कियां उनको कपड़े दिखा रही हैं, वो कर रही, वो उनको अगर ये बोलेंगे आपको तो एक्स्ट्रा लार्ज ही आएगा, ठीक है, और लिटरली वो अगले दिन घर जाके रोती हैं कि यार उसने हमें ये कहा था। वो बेसिक बुली होती हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें होती हैं। यस, घर में अगर आप किसी गैदरिंग पे और खाना तो ये तो सारा खाना खा जाएगी, ओहो, ये सबसे गाड़ी में अगले फ्रंट सीट पे आप बैठ जाओ, ओहो हो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये उस बंदे को बेसिकली जो ओबीस बंदे का मेल या फीमेल का माइंडसेट होता है ना, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिनाइल फेज के अंदर होते हैं, आप उनको कहते हो लेकिन वो कहते हैं हम मोटे नहीं हैं, एंड वी आर फाइन, वी आर हेल्दी, हम ऐसे ही रहेंगे और हम खाएंगे। ये पेशेंट उसकी डीपर जो इनसिक्योरिटी अंदर से वो ये है कि मुझे ये ना बोलो। अच्छा, अंदर से वो भी उतना ही सेंसिटिव है? उतना सेंसिटिव है, लेकिन जो उसका डिनाइल फेज है ना, जो शील्ड है, वो डिनाइल फेज में है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने किसी को बोला कि तुम मोटे हो, वो सप्रेशन स्टेट के अंदर है। वो स्टेज ये वाली होती है कि उन फीलिंग्स को दबा रहा है, वो आपसे बात सुनेगा जाके और खाएगा कि मैं तो मोटी हूँ, मैंने तो पतले ही नहीं होना। ये सेकंड स्टेज आ गई। थर्ड स्टेज ऐसे लोगों की ये होती है, वो फाइट स्टेज होती है। आपने किसी को बोला मोटे हो, सब अब मीठा खा रहे हो फैमिली में, आपकी वाइफ या आपका पार्टनर आपको बोलेगा, ये जो इशारा है ना, इवन वो अगले को अंदर से डैमेज कर देगा। वो कहेगा क्यों, मैं और खाऊंगी। वो कोई डाइट करी थी, फॉलो करी थी। जो ओबीस बच्चे भी होते हैं, yes. जो शदीद मोटापे का शिकार बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, क्योंकि एक सेंसिटिव एज होती है, समझ भी नहीं होती, नुकसान का भी नहीं पता होता, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है काइंड ऑफ, क्योंकि वो समझ भी नहीं पा रहे होते कि पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। मैं अपने ना जितने भी मेरे पास क्लाइंट पेशेंट्स आते हैं सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स को स्पेशली, जिन पेरेंट्स के यहाँ बच्चे थोड़े से ओबीस हैं, जिन पेरेंट्स के यहाँ दादा दादी भी रहते हैं जॉइंट फैमिली, जिन पेरेंट्स के यहाँ अगर पेरेंट्स भी ओबीस हैं, तो घर की टेबल के ऊपर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग फूड, ड्यूरिंग ईटिंग और मीटिंग, आप फैट का वर्ड बिल्कुल ना यूज़ करें। आप मोटे का वर्ड कि ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अगर आप
ओवर ईटिंग या फूड को वेट के साथ जो डेली आप कर रहे होते हैं बच्चों के अनहेल्दी ये, लेकिन जब ये डायरेक्ट वर्ड यूज करते उन बच्चों के यहाँ आप बॉडी शेमिंग, ईटिंग डिसऑर्डर के बिहेवियर ट्रिगर कर रहे होते हो। वो अंदर से अगर लेट्स सपोज एक कपल है या फैमिली, वो बहुत कॉन्शियस है डाइट के मामले में, ठीक है, और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो डाइट भी कर रहे हैं एंड दे आर वेल मेंटेन्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि वो डाइट हेल्दी है या अंदर से वो कितने हेल्दी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्लिम दिख रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के अंदर वही एक्सपेक्ट करेंगे और बच्चों को वो फिर नैक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बच्चे दादा दादी, फुफ्फो, चचा चाची के पास जाके बाहर से खाने मंगवा के उनसे लव रिसीव कर रहे होंगे। अच्छा मुदस्सिर, यहाँ पे ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी स्टेज होती है when one become एंटी सोशल, या वो बाइकट कर देता है पार्टीज का, बर्थडेज का, वेडिंग का, कि भाई हमें नहीं अब जाना। तो ये भी एक स्टेज आती है ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि जब हमने बाहर जाना है तो हम क्या पहनेंगे और कैसे लगेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले एंगल है, अगर कोई लड़की स्लिम भी है या मोटी है, मोटापा है, आप शीशे में देखें, व्हेन यू लुक इनटू द मिरर योरसेल्फ, सबसे पहले क्या थॉट आता है? वन क्वेश्चन आपका। मुझे आता है आई एम लुकिंग गुड। यस, ठीक है, लेकिन 90% लड़कियां जो स्लिम होती हैं उनको भी लगता है वी आर फैट। अपना उनका सेल्फ जो मिरर होता है ना, और ये यूजुअली ये थॉट मुझे भी आता है कभी, समटाइम आता है, हमें भी आता है। और इमेजिन करें कि जो लोग हाईली ओबीस हैं, वो अपनी आप को कितना सेल्फ डाउट डेली क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। उनका कॉन्फिडेंस, ये डोंट पिक्चर, सेल्फी नहीं लेनी। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि अपने बच्चों की बर्थडेज के ऊपर पिक्चर नहीं लेते, या हस्बैंड के साथ फैमिली, क्योंकि दे फील लाइक वी आर फैट एंड फैट इज अ फीलिंग, फीलिंग इज लाइक अ शेम। तो वो जब वो पिक्चर नहीं लेते, उनका कॉन्फिडेंस अंदर से तबाह हो रहा है, वो खुद अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब आप खुद डेली शीशे के अंदर देख रहे हैं कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं कैमरे पे आज मेरे चीक्स बाहर आए, क्योंकि मेरी डबल चिन बाहर आ गई है, क्योंकि मेरे लव हैंडल्स बाहर आए हुए हैं, मैं तो मोटी हूँ, राइट। जब आप डेली ये अपने साथ बात करेंगे तो इमेजिन करें कि वो डेली अपने अंदर दबा रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, ये तो हमने मसले को हाईलाइट किया, हमने उसकी बात की। आई वांट कि हम इस मसले के साथ थोड़ा सा सोल्यूशन देके भी सेगमेंट को हम क्लोज करें। तो जो शख्स इसका शिकार है, जो एंटी सोशल है या जिसने बाइकट किया हुआ है सोशल गैदरिंग का, सबसे पहले तो हमें क्या करने की जरूरत है? यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ मिरर और आप कहेंगे नहीं आई एम गुड, और उसके बाद अपनी रेजोल्यूशन बनाएं। यस, देखिए, जब आपने सामने मिरर में देखना है, तो आपने ये वर्ड अपने साथ इस्तेमाल करने हैं। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है कि यस आई लुक खूबसूरत, आई लुक प्रिटी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, और ये डेली बेसिस नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इट। यस, ठीक है, और ये अपने साथ शुड का वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करना। शुड का मतलब I should do this, I should be like this, I should work hard, like I should eat clean. Should is the killer of happiness. ये वो वाली बात है जो बच्चे के कल होमवर्क करूंगा, ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, you know, हम पेरेंट्स भी ये स्टाइल यूज करते हैं। Should is the ideal situation, प्रैक्टिकल नहीं है, तो अपने साथ should नहीं यूज करना। जो सेल्फ प्रेजिंग वाले एलिमेंट्स है वो खुद यूज करना है। ये तो हो गया अपने साथ, अपनी स्ट्रेंथ। दूसरा आ गया आपका एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि आपको बुली कर रहा है, और पेरेंट्स है, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ बैठ के आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आई नीड अ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम। कोई एक बंदा ओबीस है, उसका अपना माइंडसेट भी अगर नेगेटिव है, इन्वायरमेंट भी नेगेटिव है, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा, वो डिनाइल में, फाइट फेज में रहेगा। उस बंदे को हमने रेडी करना है, विलिंग करना है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि यस आई एम ओबीस एंड आई नीड टू लूज वेट, नॉट आई शुड लूज वेट। जब ये स्टेज के अंदर आएगा, फिर वो हेल्प के लिए आएगा कि नहीं यार मुझे करना है, फिर उसकी हेल्प करें कि यस यू कैन लूज वेट एंड यू विल लूज वेट। आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो मेहनत कर रहे हो, यहाँ लोग 1 महीना डाइट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये अंदर से उसकी वो उस मेहनत को मार देता है। ये नेगेटिव फीडबैक है। आप उसको हाँ यार बहुत अच्छा फर्क लग रहा है, अब तो स्लिम लग रहे हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये भी हमेशा फीडबैक मिलता है, अरे भाई ये बंदा तो ठीक ही नहीं हो सकता, अरे भाई इसने तो वेट गेन नहीं करना, अरे खाने की आदत देखिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन प्रोग्राम। और जनाब, जो सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, मेरी स्पेशली गुजारिश होगी
जितनी भी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई और वो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं, या जो पेरेंट्स इस वक्त मेरा ये शो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप ये सेगमेंट ज़रा थोड़ा सा तवज्जो के साथ आप इस पर गौर कीजिएगा। अच्छा जी, शादी एक खूबसूरत बंधन, एक प्यारा बंधन, एक लाइफ टाइम के लिए निकाह, आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए कह रही हूँ कि जब हम उसको साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शराइत होती हैं, कुछ शिकें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिसको ही शायद कोई लड़की या कोई लड़का उस निकाहनामे को पढ़ता है। जब हम एक नौकरी लेने जाते हैं और हम उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो हम बड़ी तवज्जो के साथ उसके एक एक क्लॉज को पढ़ते हैं, एक एक शिक को अपने कॉन्ट्रैक्ट के हम पढ़ते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जब हमारे यहाँ निकाह होता है, ज़िंदगी भर का जो बंधन बनने जा रहा होता है, हम उसको इतना कैजुअली लेते हैं कि हम निकाहनामा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते और हम ये भी नहीं जानते कि इसकी कितनी अहमियत है। जो निकाहनामे के जो कॉलम्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि ये क्या कह रहा है। और ये तो एक प्रैक्टिस ही नहीं है कि लड़की निकाहनामा पढ़े, बल्कि आपने नोट किया होगा कि जब निकाहनामे के जो पेपर्स हैं वो आपके पास होते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉलम्स पर प्रॉपर क्रॉस भी किया गया होता है मौलवी की तरफ से या फैमिली की तरफ से, और हम ये भी देखने की जहमत नहीं करते हैं कि ये किन कॉलम्स पर क्रॉस किया हुआ है, क्या इसमें आगे चलकर खुदा ना खास्ता आपकी किसी किस्म की हक तलफी तो नहीं हो जाएगी। तो ये पढ़ना निकाहनामा स्पेशली लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है और आपका फ्यूचर कितना सिक्योर हो सकता है अगर आप निकाहनामे के ये कुछ कॉलम्स पढ़ें जिसमें लड़कियों को कितने हकूक दिए गए हैं और वो क्या बताते हैं। आज हम उस पर डिटेल में बात करेंगे और हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे एडवोकेट वकास अब्रेज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वकास, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वकास बताएगा निकाहनामे में औरत के हकूक से के हवाले से कितने कॉलम्स मौजूद हैं, कितनी शिकें मौजूद हैं? नबिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। इसका जो इंट्रो था स्पेशली यू एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। एक तो जो कॉलम्स की आपने बात की, इसमें 25 कॉलम्स मौजूद हैं और जो जिस तरह आपने बात की कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वी आर वेरी मच केयरफुल बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम उसकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कॉन्टेंट्स हैं, उसके रिक्वेस्टिक्स हैं, वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे के अंदर कि सबसे ज्यादा जरूरी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक लड़का एक लड़की के साथ साइन करती है, उसमें हम ये बॉदर ही नहीं करते कि हम उसके जो अंदर 25 कॉलम्स दिए गए हैं हम उनको रीड करें, अपने जो राइट्स हैं जो इस्लाम हमें देता है निकाह के हवाले से हम उसका मुतालिया करें और फिर सब्र व तहम्मुल के साथ और डेलिब्रेशन के साथ हम अपने राइट्स आइडेंटिफाई करने के बाद या उनका तयन करने के बाद निकाहनामे को साइन करें। लेकिन ये सारी चीजें उजलत में कर दी जाती है और कल कला अगर फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो जो हक महर है उसके हवाले से, नान नफके के हवाले से और अल्टीमेटली डिवोर्स या हुला के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो खवातीन को फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा वकास बताइएगा हक महर कितनी तरह का होता है और खातून जो है वो कब इसको क्लेम कर सकती है? देखिए, हक महर जो है इसकी दो किस्में हैं, एक मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है। अंग्रेजी में इसे प्रॉम्प्ट डावर और डेफर डावर कहा जाता है। मुअज्जल से मुराद वो हक महर है जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज लड़की जो है वो डिमांड कर सकती है कि मुझे अदा किया जाए, और सबसे अफजल हक महर की किस्म भी वो है जो कि शादी के वक्त ही उसे अदा कर दिया जाता है। गैर मुअज्जल हक महर से मुराद वो हक महर है जो कि एट द टाइम ऑफ डेजुलेशन ऑफ मैरिज अदा किया जाता है या एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ सम लिमिट्स जो है वो अदा किया जाता है। उसमें थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब गैर मुअज्जल हक महर हस्बैंड की तरफ से तब अदा किया जाता है कि जब वो औरत को डिवोर्स दे देता है या बीवी की तरफ से कोई फिक्स जो पीरियड है उसका तयन कर लिया जाता है, या खुदा ना आता अगर खामन की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी से वो जो उसका हिस्सा था औरत का जो एट द टाइम ऑफ मैरिज डिसाइड किया था वो अदा किया जाता है। तो इसकी दो किस्में हैं, एक औरत खुद डिमांड करके या एक खामन की वफात या शादी के हाथमे पे उसको अदा करना उस पर वाजिब हो जाता है।
तो ये 2 किस्में दी गई हैं और ये कॉलम नंबर 13 से लेके कॉलम नंबर 17 तक इसकी मुकम्मल डिटेल दी जाती है। और ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, स्पेशली बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, वो इन चीज़ों को बादर नहीं करती और लेटर ऑन फैमिली कोर्ट्स में इन इश्यूज के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे रसवाई का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा वकास, मुझे बताएगा ये जो हक महर लिखवाया जाता है, इसमें कोई प्रॉपर्टी भी लिखवाई जा सकती है, जेवर भी लिखवाया जा सकता है, इसमें किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी या कोई भी लड़की चीज अपने नाम रखवा सकती है? बिल्कुल लिखवा सकती है। इसमें जो है मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बाय द विर्चू ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड कुरान एंड बाय द विर्चू ऑफ द इस्लामिक लॉज इन पाकिस्तान, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। एक लड़की जो है वो कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई गाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बिल्कुल लिखवा सकती है। ये इसका राइट है, ये इसका हक है जो कुरान देता है। सूरत निसा में भी इसका जिक्र किया गया है कि शादी से पहले ही उसका जो हक महर उसे अदा कर दिया जाए। लिहाजा हक महर में वो कोई भी चीज लिखवा सकती है। इसकी मैक्सिमम की कोई लिमिट जो है इस वक्त लॉ के अंदर या होली कुरान के अंदर डिफाइंड नहीं है। अच्छा वकास, मुझे ये भी बताइएगा तलाक या खुला की सूरत में वो कौन से ऐसे हुकूक हैं जो औरत को मुयस्सर होंगे और वो कौन से ऐसे हुकूक हैं जिसे औरत को दस्तबरदार होना पड़ेगा? देखिए, जब एक औरत जो है वो खुला लेने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, एक तो हमारी माशरे की बड़ी बदकिस्मती है नबीहा कि हम उस औरत की करैक्टर असैसिनेशन के पीछे जो है वो चले जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि कोई भी लड़की जो है या कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसको टूटे, लेकिन उसको बहुत सारी फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अल्टीमेटली हमारे पास भी जो खवातीन आती हैं खुला की इंफॉर्मेशन लेने के बारे में, जुडिशियल प्रोसीडिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में तो हम ये देखते हैं कि वो जो है वो बहुत नगुफ्ता बह हालात के अंदर ये फैसला लेती है। तो इस सूरत हाल में जो हमारे लॉ के अंदर है कि खुला की सूरत में औरत जो है अपने हक महर का जो इसका राइट है उससे दस्तबरदार होती है, उसे वो अबेंडन और रिलिंक्विश करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो कोर्ट ऑफ लॉ में उसे जो है वो डिग्री ग्रांट की जाती है। बहुत से लोग ने भी इस पे क्वेश्चन भी राइज करते हैं कि औरत को खुला का राइट क्यों दे दिया गया या तलाक का इख्तियार क्यों दिया गया। ये चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर से साबित होती है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हामन से तलाक लेना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम उसके साथ हदूद अल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर सकती? तो वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा मशवरा है, इस मामले में मैं तुम्हें हुक्म नहीं जारी कर सकता। तो वो कहती है कि अगर आपका मशवरा है तो मैं नहीं मानना चाहूंगी क्योंकि मैं अपने हामन के साथ नहीं रहना चाहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हामन को बुलाया, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और उसे तलाक दिलवा दी। लिहाजा ये सारी चीजें जो खुला की, ये जो तलाक की औरत की साइड से, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी साबित होती है और हमारे लॉ के अंदर भी इसका कंसेप्ट दिया गया। लिहाजा अगर कोई जो औरत जो है वो मजबूरी के बायस अदालत में आती है तो हमारे माशरे को चाहिए कि उसकी बिल्कुल करैक्टर असैसिनेशन ना करे। वकास, एक सवाल आपसे क्विकली करूंगी कि जब सेकंड मैरिज की जाती है तो अक्सर ये शर्त रखी जाती है कि निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाना है, तो रजिस्टर्ड अगर नहीं करवाया गया तो उसका क्या नुकसान होगा खातून को? ये भी मैं चाहूंगी कि आप इस पर अगर जरा क्विकली रोशनी डाल दें। देखिए, अगर सेकंड मैरिज की जाती है वो एक तो औरत की परमिशन के बगैर, तो सेक्शन 6 मौजूद है MFL 1961 का, जिसके तहत हामन को जो है वो 1 साल सजा दी जा सकती है और 5 लाख रुपए तक फाइन किया जा सकता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट भी है, उसमें जो है हाई कोर्ट ने 1 महीने सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बड़ी कम सजा है, लेकिन 1 महीने से कम सजा नहीं दी जा सकती। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपके प्रोग्राम के तौर से मैं उनको बताऊंगा कि हमारा लॉ मौजूद है कि अगर आप औरत की परमिशन के बगैर करते हैं तो एटलीस्ट 1 महीना आपको बिहाइंड द बार रहना पड़ सकता है और जो इन स्ट्रिक्टो सेंसेस की सजा है वो 1 साल सजा है और एट द सेम टाइम 5 लाख रुपए तक वो फाइन भी अदा करना पड़ सकता है। अच्छा, मुझे वकास ये भी बताएगा कि जो निकाहनामे में जो कॉलम 21 है जहां पर पूछा जाता है कि क्या मर्द की लड़के की ये पहली शादी है लेकिन वो दूसरी रही होती है, लेकिन उसमें फर्स्ट की ही ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है या उसको साइन किया जाता है, तो मुझे ये बताएगा कि जब बाद में पता चलता है कि इसमें झूठ बोला गया तो क्या इस सूरत में भी उस मर्द को या लड़के को कोई सजा हो सकती है?
बिल्कुल जी, उसे चीटिंग की और मिस रिप्रेजेंटेशन की सजा दी जा सकती है। एट द सेम टाइम ये भी उसी प्राय में या उसी जिम्मन में आता है कि आप खातून से परमिशन लिए बगैर दूसरी शादी अगर करते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो उसके लिए भी ये सेक्शन 6 के अंदर उसकी सजा मुतय्यन है। लिहाजा ये भी एक ऑफेंस है कि आप किसी के साथ चीट करते हैं, डिसीव फ्रॉड करते हैं। और हमारी सोसाइटी में नबिया इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सारे मामला हैं और आपने बड़ा अच्छा किया इस इशू को आज उजागर किया अपने प्रोग्राम की तवज्जो से। बहुत सारी बच्चियां, बेटियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनके लिए ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि वो जब भी किसी शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज साइन करने लगे वो तमाम तर कॉलम जो कि 25 दिए गए हैं उनमें खास तौर पर कॉलम 11 से लेकर 20 तक उसका जरूर मुताला करें। ठीक है, थैंक यू सो मच वकास, आप हमारे साथ शामिल एक गुफ्तगू थे और निकाह नामे के जो कॉलम्स हैं उन पर आपने इन डिटेल गुफ्तगू की और क्लियर किया आपने कि ये खातून के जो राइट्स हैं उनको कितना सिक्योर कर सकता है। जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस है ये किस कदर तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और हम खासकर बात ये भी करेंगे जब ब्रेक वापस आएंगे कि ऐसे शख्स को जिसको इसकी तशखीस हो चुकी है हेपेटाइटिस की उसको किस तरह के क्योर की ज़रूरत है और मुख्तलिफ एंगल्स पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से कहेंगे खुशामदीद और प्रोग्राम का ये जनाब हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है और हर साल 28 जुलाई को यानी कि आज के ही दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस बी और सी से 1.4 बिलियन अमवात हो रही हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कुछ शरह इस तरह से है कि हर 15 मिनट में एक मौत हेपेटाइटिस से हो रही है। तो इस सेगमेंट पर बात करना ज़रूरी है कि हम लोग अवेयरनेस भी लोगों तक फैलाएं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं जब तक कि वो इसकी लेट स्टेजेस तक नहीं पहुंच जाते हैं। हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग को भी रुझान बनाया जाए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ जो आज इन कॉन्वर्सेशन जो गेस्ट जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। डॉक्टर सहरिश सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यस 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ग्लोबली मनाया जाता है। बेसिकली द पर्पस of celebrating this day is public awareness. Hepatitis awareness नहीं है, the incidence of hepatitis C is definitely rising, बढ़ रहा है और इससे लिवर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में 450 डेथ्स पर डे हेपेटाइटिस की वजह से होती हैं जो कोविड से भी ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ वेरी important thing to get awareness about this कि हेपेटाइटिस की टाइमली स्क्रीनिंग और उसकी वैक्सीनेशन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक। अच्छा डॉक्टर सहरिश, मुझे बताएगा अगर हम बात करें बहुत शुरू से कि ये किन वजूहात की बिना पर कोई शख्स हेपेटाइटिस का मरीज़ बनता है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कि हेपेटाइटिस इज़ बेसिकली जिगर की सोजिश को हम हेपेटाइटिस कहते हैं जिसकी मोस्ट कॉमन कॉज हमारे कंट्री में एंड ओवरऑल वायरल है। हेपेटाइटिस A, B, C एंड D and E ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है। और ये वायरस कैसे लगता है? इट इज़ अ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन बेसिकली। ब्लड बॉर्न वायरस है। अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस, नीडल्स, बार्बर के पास आप जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उससे ये फैलता है। ठीक है, मदर से बच्चे में जा सकता है, भी हो सकता सैलून में। यस एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि ये इतना रैंडम है कि सैलून पर हम जितना रश देखते हैं आपको अपनी जो हर खातून को मैं समझती हूँ अपनी किट रखनी चाहिए, स्पेशली मैनिक्योर। ये बड़ी छोटी बात में मतलब आपको लग रहा होगा कि बड़ी कॉमन बड़ी आम सी बात है लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली कट लग जाना बड़ा ही आम है और आपको नहीं पता कि उससे पहले ऑलरेडी कितने लोगों को कट लग चुका है और प्रॉपर उसको स्टेरलाइज कौन सैलून पे कहाँ किया जाता है? जो वैक्स होती है उसमें भी ब्लड एंड ऑल दैट वो उसमें होता है इंक्लूडेड और वो दोबारा से नेक्स्ट कस्टमर पे यूज होता है एंड दैट इज द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस सी, वो फैलता है फिर।
तो वैक्सिंग हो रही है या वैक्स यूज़ हो रही है, थ्रेड यूज़ हो रही है, कुछ भी ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। शेव बार से जो कराते हैं मर्द हज़रात, ऐसे मर्द हज़रात हैं उसमें सारी। बाकी अननेसेसरी इंजेक्शंस जो हैं वो यूज़ ना करें। 90% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी इंजेक्शंस जो लोग लगवाते हैं बहुत एक कॉमन ट्रेंड है हमारे अगर आप हॉस्पिटल जाएं या क्लिनिक्स में जाएं तो कोशिश करें कि अपने सामने आप सिरिंज ओपन करवाएं। बिल्कुल, एक बहुत ज़रूरी है। तो अननेसेसरी नहीं कि अगर मेडिसिन से फ़र्क पड़ सकता है तो आप इंजेक्शंस की तरफ ना जाएं। और डेफिनेटली बिफोर एनी प्रोसीजर या ट्रांसफ्यूजन उसकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग खाने में भी किसी किस्म की बेइख्तियाती से ये जो हेपेटाइटिस ए और ई वाटरबॉर्न है, डेफिनेटली वो हो सकता है जी। वो एक्यूट इन्फेक्शन है और वो पानी से, वॉशरूम्स यूज़ करने से, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने से फैल सकता है। बट बी एंड सी इज़ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डेफिनेटली। साथ खाने पीने से, यानी अगर एक पेशेंट है हेपेटाइटिस सी का या बी का, तो उसके साथ खाने पीने से, बैठने से या उसका झूठा खाने से नहीं फैलता है तो आपको बेसिकली जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन को है उसको प्रिवेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी हमने टाइप्स का जिक्र किया ये सारी इक्वली डेंजरस है? नहीं, अच्छा डेंजरस इज़ लाइक के जो हेपेटाइटिस ए है वो तो यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शन होता है, लाइक अपना ड्यूरेशन पूरा करता है, स्वेलिंग सोजिश होती है 2 वीक्स 3 वीक्स और रिजॉल्व कर जाता है, वेरी अनकॉमन है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है डेफिनेटली वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस सी जो है वो काबिल इलाज है, उसका 3 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स है और वो वायरस ख़त्म हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हेपेटाइटिस बी है अगर वो ब्लड से ख़त्म भी हो जाए तो वो लिवर में रहता है। और अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइमली तो इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ना, उल्टी में खून आना, गुर्दे मुतासर होना एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिगर का कैंसर। सो बर वक्त तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है इसका। अच्छा डॉक्टर सहरिश मुझे बताइएगा कि हेपेटाइटिस क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ टेस्ट करवाने का या हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करवाने का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हमारा आफ्टर 6 मंथ्स तो दूध हम शायद सालों साल भी हमारे फुल बॉडी हम अपनी टेस्ट नहीं करवाते हैं। मुझे ये बताएगा कि आपकी बॉडी सबसे अर्ली क्या आपको सिम्टम देगी या इंडिकेट करेगी अगर आप इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं? अच्छा, स्क्रीनिंग तो ये है कि इट इज़ फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, ठीक है। स्क्रीनिंग सबको करानी चाहिए, नहीं कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई बीमार बंदा है उसको करानी चाहिए। स्क्रीनिंग सबको करानी चाहिए, इवन री-स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्क्रीनिंग कराई और आपका नेगेटिव आया है तो आप हर साल एटलीस्ट इसकी स्क्रीनिंग कराएं, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या जो एट रिस्क हैं। अच्छा, अलामात ये हैं कि ए और ई की अलामात तो आती हैं, इनिशियली आ जाती हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया, आंखें पीली हो गई, आपकी बुखार है, आपको सुस्ती है, कायली है सारी। बट हेपेटाइटिस बी और सी द मेन इशू इज़ कि इसकी शुरू में अलामात नहीं आती हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी इसकी जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है अलामात नहीं आती हैं। अलामात उस वक्त आती हैं जब जिगर की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। सो इसीलिए टाइमली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इनिशियली। तो जब आपने बोला कि जब सबसे इसकी चूँकि अलामात बहुत अर्ली नहीं आती हैं तो किस स्टेज पे जाके यूजुअली ये सिम्टम्स अपने शो करती है बॉडी? जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है, यानी जब लिवर की पहले सोजिश होती है और फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स उस वक्त आने शुरू होते हैं फॉर अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, और वो सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, सिम्टम्स में अगेन यही है कि आंखें पीली हो जाना, रंगत पीली हो जाना, अच्छा सिम्टम्स तकरीबन सिमिलर है क्योंकि बेसिकली तो जिगर की सोजिश है ना और उसकी वजह से वो सारी अलामात हैं। तिल्ली बढ़ जाती है, गुर्दे मुतासर होते हैं, पेशाब का रुक जाना, सोजिश हो जाना, पाँव सूज जाना, पेट फूलना, ये सारी अलामात हैं इसकी। अच्छा ठीक है डॉक्टर, मुझे ये भी बताएगा कि किन चीज़ों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए? ओके, अगेन मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि आपको अननेसेसरी इंजेक्शंस आप ना लगवाएं, सिरिंजेस, नीडल्स, इसका बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करें, इयरिंग्स, ज्वेलरी अपनी शेयर ना करें, टूथ ब्रशेस, इस तरह की चीज़ों को आप प्रिवेंट करें। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट और अब तो गवर्नमेंट हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू फ्री स्क्रीनिंग एडवाइस, हेपेटाइटिस बी एंड सी की फ्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, फ्री वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। सो यू गेट टेस्टेड एंड यू गेट वैक्सीनेटेड फॉर दैट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसके क्योर इलाज के ऊपर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है इस हवाले से इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। Pakistan.
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले चूंकि हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जा रहा है ताकि लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो मैं भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूँगी कि हमें अपना कम से कम 6 महीने के बाद फुल आपको अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, देखना चाहिए खुदा न खास्ता आपकी बॉडी कोई इस तरह का साइन या सिग्नल तो नहीं आपको दे रही, किसी डिजीज़ पे तो नहीं आप जा रहे हैं। और हेपेटाइटिस को भी साइलेंट किलर कहा जाता है। डॉक्टर इसकी क्या वजह है, इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं कि ये खामोशी से? जी बिल्कुल, जो क्रॉनिक है उसमें इनिशियली सिम्पटम्स बी और सी टाइप्स की आपने बात की है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में किस तरह से ट्रीटमेंट हो रही है जो वर्स्ट केसेस हैं, और स्पेशली हम यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बताएंगे लेकिन हम भी यहाँ पर हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि लाहौर में स्पेशली चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल का एक नाम है और जितना अच्छा काम कर रहे हैं, आई गेस कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है जो इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और वैक्सीनेशंस पे अब हेपेटाइटिस बी की लगवाई जा रही है। CMA हॉस्पिटल बेसिकली वी आर रनिंग द हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वी आर ऑफरिंग फ्री हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन टू द पेशेंट्स। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड एंडोस्कोपी सूट है। लाइक टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस हमारे पास एंडोस्कोपी सूट है, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, ट्रेन नर्सेज हैं एंड इसलिए वी आर डूइंग गुड अबाउट दिस। और डॉक्टर साहब जदीद टेक्नोलॉजी की तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है मरीजों का? बिल्कुल, एंडोस्कोपी इज़ अ एडवांस प्रोसीजर डेफिनेटली। यू ट्रीट इट मेडिकली, और जब मेडिकली नहीं ट्रीट होता तो आप एंडोस्कोपी कैमरा के ज़रिए आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, आप एमरजेंसीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप पेशेंट के फाइब्रो स्कैन, हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है जिससे हम बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि जो लिवर की डिजीज़ है वो किस स्टेज पर है। सो ऑल एडवांस मैनेजमेंट इज़ डूइंग। अच्छा, डॉक्टर्स भी यहाँ के फुली क्वालिफाइड एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के थ्रू हम काम कर सकते हैं। वी हैव गुड सर्जन्स, वी हैव रेडियोलॉजिस्ट, वी हैव अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो किसी भी जब एक हेपेटाइटिस का पेशेंट कॉम्प्लिकेट करता है तो उसको इन 3 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तीनों वहाँ पे मौजूद। अच्छा डॉक्टर सरिश, हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि CMA में हेपेटाइटिस चूँकि आज ये दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस हवाले से CMA में वैक्सीनेशन भी जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस कैंपेन्स भी हैं, आज फ्री कैंप्स भी हैं वहाँ पे जिस पे वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट्स को। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हेपेटाइटिस में कब जो मरीज़ है कौन सी स्टेज है जहाँ पर उसका जो इलाज है वो मुमकिन है? ओके, डेफिनेटली अर्ली डायग्नोसिस जो है वो आप ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं जब वायरस डिटेक्ट हुआ है, इलाज तो उसका मुमकिन है। कितनी स्टेजेस हैं इसकी? अच्छा, स्टेजेस इस तरह से हैं कि अर्ली स्टेज है जिस पे अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं, ठीक है, वो अर्ली स्टेज है, इट्स अ कॉम्पेंसेटेड डिजीज। अगर वहीं पर इसको वायरस रोक दिया जाए, जी एग्जैक्टली, तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम हो जाता है। वेरी रेयर केसेस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेट करता है। मेडिकेशन है, मेडिसिन है, सारा पूरा आपका एक जो कोर्स वायरस को ब्लड से बिल्कुल खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्टेज 2 यस, जिसमें लिवर जो है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पेट में पानी है या उल्टी में खून है तो उसको भी हम मेडिसिन से, डाइट से उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पेशेंट क्लियर विजिबल जो है सिम्टम्स नुमाया हो जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिम्टम्स क्लियर हैं। लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि यूजुअली हमारे यहाँ जब पेशेंट्स हैं वो कौन सी स्टेज पर आके डायग्नोज करवा पाते हैं? जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब सिवियर कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि अगर स्टेज 2 पे आपने बताया कि विजिबल सिम्टम्स हो जाते हैं तो क्या पेशेंट्स तब भी नहीं आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स को जब भी कोई भी सिम्टम, जैसे इवन फटीग भी है, आपको अगर फटीग हो रही है, पेन्स हो रहे हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं, पीडल स्वेलिंग है, पाँव में सोजिश हो रही है, आपको जाके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। कोई भी आपको सिम्टम है, पेट में दर्द है, आप तब आते हैं पेशेंट्स जब इशू कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है। सो टाइमली आपको हॉस्पिटल जाना, यही अवेयरनेस हमने फैलानी है हेपेटाइटिस कैंपेन्स के थ्रू और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू कि आप अपनी स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। कोई भी अर्ली सिम्टम आपको आता है तो यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड गेट योर हेपेटाइटिस। ठीक है। अच्छा, स्टेज 3 पे जो है वो बॉडी कितना रिएक्ट करती है, क्या सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट इस स्टेज पे कितना मुश्किल हो जाता है? मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मेडिकल ऑप्शंस हैं जिसमें हम मेडिसिन दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, मेडिसिन दे के हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का इम्प्रूव कर सकते हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट्स हैं सारी हैं। लिवर ट्रांसप्लांट एक मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रही थी कि फॉर गुड सर्जिकल कैंडिडेट्स जो लिवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हों तो जिगर की पेवनकारी हो जाती है, नया जिगर लग जाता है और पेशेंट 0 मीटर हो जाता है। अच्छा, उसके लिए भी हमने अक्सर सुना है कि इंडिया में और चाइना में सबसे अच्छा अगर लिवर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो लोग वहाँ पर पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से पाकिस्तान में भी जी, पाकिस्तान में मैं जिक्र करूँगी अपने फ्रेंड डॉक्टर अफान कैसे का, इज़ इन गम्बट एंड बहुत अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट का। इस्लामाबाद में, लाहौर में भी अब स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम भी इसको स्टार्ट करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट को। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि आप जो लोग हेपेटाइटिस से जो रिकवर हो जाते हैं, जो से सेहतयाब हो जाते हैं, उनको फिर किन एहतियात की ज़रूरत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली स्क्रीनिंग। लाइक अगर एक फैमिली में एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसकी फैमिली स्क्रीनिंग उसके स्पाउस की, उसकी वाइफ की, उसके हस्बैंड की, उसके बच्चों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर से बच्चे में जा सकता है, हस्बैंड से वाइफ में जा सकता है। फैमिली स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्लोज्ड फॉलोअप। लाइक अब अगर आपका ट्रीटमेंट हो भी गया है तो आप घर पे ना बैठें, आप हर साल आए डॉक्टर के पास, अपने टेस्ट कराएं, PCRs कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। इससे हम उससे इफ यू थिंक दैट वंस यू आर रिकवर्ड उसके बावजूद भी आपको एवरी ईयर आपने जाना है और अपने टेस्ट करवाने हैं। अगर आपके घर में हेपेटाइटिस का पेशेंट मौजूद है तो घर वालों को किस तरह की एहतियात करनी पड़ेगी? घर वालों को एक तो अपने टेस्ट करवाएं और वैक्सीनेशंस करवाएं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वंस दे गेट वैक्सीनेटेड तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन का काम हो जाएगा। बाकी साथ उठने बैठने से, खाने पीने से, झूठे बर्तन इस्तेमाल करने से ही नहीं फैलता है। ज्वेलरीज, टूथब्रशेस, सिरिंजेस, ये शेयर बस आपने नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए ऐसे पेशेंट का या जो इससे रिकवर कर चुका है? अच्छा, लाइफस्टाइल इज़ लाइक अ गुड न्यूट्रिशन, अ गुड वेट ज़्यादा की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऐड ऑन होते हैं कि पेशेंट को वो उससे प्रोग्रेस करते हैं लिवर कैंसर की तरफ। जैसे ओबेसिटी है फॉर एग्जांपल, सो एक गुड वेट आपने मैनेज करना है अपना, स्मोकिंग और अल्कोहल से प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ड्रग्स, मेडिसिन बहुत, अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर ए लिवर डिजीज़ पेशेंट तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ आप उसको बताएं कि मैं एक लिवर पेशेंट हूँ, हेपेटाइटिस का पेशेंट हूँ, मुझे मेडिसिन उस हिसाब से आपने देनी है। किसी भी और सिम्टम के लिए, एक सर दर्द की मेडिसिन भी आपने, या एक गला ख़राब की मेडिसिन भी एक हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए, एक लिवर डिजीज़ के पेशेंट के लिए डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा जो शरह है केसेस की वो क्या शहरी जगहों पे आपको दिखाई देती है या फिर आपको उसके अलावा बाहर भी हेपेटाइटिस की? अच्छा, ओवरऑल शहर में डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क कम है, लेकिन जो गांव से और इंटीरियर से अर्बन रूरल एरियाज हैं केयर काम बिल्कुल, और एक पेशेंट को होता है और फिर उससे फैलता जाता है। जैसे यही ये जो बार्बर्स हैं या पार्लर्स हैं या सैलून्स हैं या क्वैक्स हैं या फार्मेसीज हैं, वो उसको स्प्रेड करते हैं। और दूर दराज छोटी जगहों पे स्टरलाइजिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर नहीं है, तो वो सिरिंजेस वो दोबारा यूज़ कर रहे हैं, रीयूज उनको कर रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएगा, जैसे हमने बात की कि शहरी इलाकों में रुझान थोड़ा सा कम है और बाहर ज़रा ज़्यादा है, तो क्या ज़रूरत है, किस तरह की कैंपेन की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाई जाए, क्या कुछ करना चाहिए हुकूमती सतह पर इस हवाले से? अच्छा, हुकूमती सतह पे बहुत सारा काम हो भी रहा है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम इसीलिए किया गया है कि उससे आप लोगों में, जनरल आवाम में अवेयरनेस करें, स्क्रीनिंग करें। फ्री स्क्रीनिंग इसीलिए रखी गई है, फ्री PCR इसीलिए रखा गया है, फ्री वैक्सीनेशन इसीलिए रखी गई ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो आएँ और टेस्ट करवाएं। कैंपेन्स बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इस ईयर मैंने देखा है कि हर हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत गुड हेपेटाइटिस कैंपेन्स चली हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पेश आती है इसमें? जब चीज़ें मेडिकली मैनेज ना हो रही हो फिर और उससे रिकवरी जो है वो 100%? यस, बिकॉज लिवर जो डिजीज़ था उसका लिवर ट्रांसप्लांट वो आपने चेंज कर दिया, आपने नया लिवर लगा दिया पेशेंट में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम गुड। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, मैसेज लेना चाहूँगी। आज के दिन के हवाले से अवेयरनेस की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो जो देखने वाले हैं आप उनको क्या एक पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे? छोटा सा पैगाम है मेरा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने प्यारों के लिए अपने टेस्ट कराएं और अपना फ़र्ज़ अदा करें। माशरती फ़र्ज़ भी है ये कि आपके हेपेटाइटिस दूसरों को ना फैले। और साथ साथ मैं चाहूँगी आप ये भी मैसेज दे दें कि अपने जो टेस्ट हैं वो कितना रेगुलर करवाने की ज़रूरत है? ईयरली एनुअली अगर आप नहीं 6 माह बाद भी करा सकते तो आपको हर साल अपने सारे टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर सहरिश, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी। और आज के दिन पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज हम मना रहे हैं ताकि इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। पाकिस्तान में भी इसका बहुत ही खौफनाक नंबर है, जिसके मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि पाकिस्तान में हर 15 मिनट में एक शख्स हेपेटाइटिस से मौत के मुंह में जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में आप अपना 6 महीने में या साल बाद आप अपने सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ख़ासकर वो लोग भी जो इससे रिकवर हो चुके हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने प्रॉपर टेस्ट करवाते रहें, और जिनके घर में पेशेंट मौजूद हैं उनकी फैमिली को भी चाहिए कि वो प्रॉपर इसके हवाले से स्क्रीनिंग करवाएं। जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आई होप सो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात विद न्यू सेगमेंट्स, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।